हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 एसएसटी जीएसईबी बोर्ड से चैप्टर नंबर 5 मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी जो हलन चलन हम कर रहे थे अपने देश की आज़ादी के लिए। इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से अलग अलग समय पे हम लोग एक होकर, एकजुट होकर, यूनिटी के साथ में हमने अलग अलग मूवमेंट्स की थी ब्रिटिशर्स को अपने देश में से भगाने के लिए। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर जानोगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हो, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं और जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बातें ज्ञान की हैं। बहुत अच्छा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा इस चैप्टर में से, क्योंकि ये चैप्टर हमारे एंसेस्टर्स ने हमें जो आज़ादी दिलाई उसके बारे में है। तो चलो शुरुआत करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1947 इज़ कंसीडर्ड एज गांधीयन एज, क्योंकि गांधी जी के आने के बाद में अलग अलग मूवमेंट हुई थी एंड द गांधीयन मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और इस पीरियड को गांधीयन एज के नाम से जाना जाता है। This second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional rights. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. तो ये जो है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ करी है। 1857 में झांसी की रानी की हो, मंगल पांडे का पहला मार्टियरिज्म हो, या जो भी है, उनके साथ साथ ये दूसरे स्टेज में हम पहुंच गए थे कि जब अब हम लोगों ने कह दिया था कि अब हमें ह्यूमैनिटी का अधिकार चाहिए, हमारे देश में हमें किसी की गुलामी नहीं चाहिए, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, हम इलेक्ट करें हमारे मेंबर, हमारी सरकार हो। इस तरीके से हम लोगों ने अब बोल दिया था। दिस स्ट्रगल पास्ड थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एंड देयर वाज अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑफ इट। अब काफ़ी अलग अलग इवेंट्स हुए, कभी किसी चीज़ का विरोध हुआ, कभी कोई नई पॉलिसी बनी, कभी क्या हुआ, तो इन सारी चीज़ों का एक यूनिफॉर्म इफेक्ट पड़ा, और वो यूनिफॉर्म इफेक्ट, वो कहते हैं ना, फाइनल मंजिल सभी की एक थी, हमारे देश को आज़ाद कराना। सो वी शैल ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के जो कहते हैं ना इफेक्ट्स क्या थे, ये मूवमेंट्स के इफेक्ट क्या थे, वो हम जानते हैं। 1942 में स्टूडेंट साइमन कमीशन ये हमारे देश की तरफ आया था। मॉन्टफोर्ड, जिसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड 1919 में amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India, but 2 years later government appointed Simon Commission. तो 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा जिसमें ब्रिटिशर्स होंगे और जो इंडिया की प्रॉब्लम्स को, इंडियन लोगों की जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। अब 10 साल के बाद आएगा कह के 2 साल के अंदर ही कमीशन उन्होंने भेज दिया। इंडियंस की प्रॉब्लम को ब्रिटिशर समझेंगे, मतलब जो जुर्म ढा रहे हैं, हम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, वो सारे जुल्मी लोग अब हमारे इंडियंस की पीड़ा को समझेंगे। कैसे ये पॉसिबल हो पाता है ना, बिल्कुल बात गले नहीं उतर रही है। तो इंडियंस को ये साइमन कमीशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया साइमन कमीशन, एंड 7 अदर मेंबर्स, ऑल ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन एज अ मेंबर। अब भारतीयों की प्रॉब्लम को समझने वाला कोई इंडियन था ही नहीं, क्या प्रॉब्लम समझेंगे ये। इंडियंस रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर। अब इंडियंस ने बस इतना कहा, ठीक है चलो हम मान लेते हैं तुमने जो भी भेजा, लेकिन इसके अंदर इंडियन मेंबर तो रखो, ताकि इन द कमीशन सो एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड पेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट ब्रिटिशर रिजेक्टेड दिस रिकमेंडेशन। अब वो कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स को तो बस एक ढोंगी तो करना था कि हाँ हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, बाकी उनको तो क्या करना था, उनको तो हमें गुलाम की तरह ट्रीट करना था। तो उन्होंने इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया। हम थोड़े ना कुछ ज़्यादा चीज़ मांग रहे थे, हम तो बस ये बोल रहे थे अपने मेंबर को, हमारे मेंबर को अंदर एंटर करो, मना कर दिया उन्होंने। सो द इंडियंस डिसाइडेड टू अपोज इट। साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद स्ट्राइक्स, असेंबली, प्रोसेशन, लाउड स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक। अब ये जब साइमन कमीशन इसकी एंट्री हुई तो इसका मिलन हुआ काफ़ी सारी हड़तालों के साथ, स्ट्राइक के साथ, असेंबलियाँ हुई, प्रोसेशन हुआ, लोगों ने रैलियाँ निकाली, स्लोगन बोले, साइमन गो बैक, चले जाओ, एंड अनफॉलिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग्स एंड अपैरल, काले कपड़े पहन के, काले झंडे दिखा के लोगों ने इसका विरोध किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट मर्सीलेसली। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो क्या था, वो तो कहते हैं ना, जो जुल्म हम पे ढा रहे हैं वो हमें क्या समझेंगे। उन्होंने लाठी चार्ज करना, मारना, पीटना, लोगों को ऐसा स्टार्ट करना शुरू कर दिया।
मर्सीलेसली, बिना, एकदम कहते हैं ना जिनको कोई दया नहीं थी। द असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑर्डर लाठी चार्ज ऑन लाला जी's प्रोसेशन। अब लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, वो एक रैली लेकर गए थे अपोज करने, उनके ऊपर जो असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट था उन्होंने लाठी चार्ज करवा दी। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड ऑफ द प्रोसेशन इन लाहौर। लाहौर में जब वो आगे थी लीडिंग पोजीशन पे, तब उनके ऊपर लाठी चार्ज हो गया और वो इतना सीवियरली इंजर्ड हो गए, इसके बाद में उनके सर पे और उनकी छाती पे इतनी लाठी मारी गई थी कि फिर बाद में कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ड अवे। The news of Lalaji's death instigated वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, therefore they killed Saunders। अब जो जिसने मारा था लाठी, वो उसका नाम था सॉन्डर्स। अब जो भगत सिंह, मतलब क्या हीरा पैदा हुआ हमारे देश में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे बच्चों, वो वीर, इनकी कहानियां आप पढ़ा कीजिए। ये जो आजकल की चीज़ें आप देखते हैं, उनसे बेटर है आप इन लोगों की कहानियां पढ़े, इन लोगों की वीर बातें, इनकी वीर गाथाएं पढ़े। कम उम्र में इनके अंदर वो बीज आज़ादी को पाने के, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के जो बोए गए थे, ये लाला लाजपत राय की मौत के बाद उन लोगों को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने फिर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। नेहरू कमेटी। अब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने आज़ाद इंडिया के, उनकी एक कमेटी थी। देखो क्या था। वाइल द अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, हिंदी वजीर Burkane had presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon. By understanding the challenges of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee report. अब वही बातें जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी बात क्या होती है, बस कमेटी बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, ये करो वो करो। ब्रिटिशर्स को एक रिपोर्ट भेजी गई और फिर एक नेहरू कमेटी बनाई गई। This report, which was given, is known as Nehru Report, which states that dominion status, independent judiciary, fundamental rights। अब इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ये जो हमारे ऊपर डोमिनेशन हो रहा है ये बंद हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा न्याय तंत्र हो, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले, एडल्ट सफरेज हम डिसाइड कर सके भाई किस एज पे हमें वोट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकें। Eventually, the British government rejected the recommendations made in this report। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें बताई गई थी देश की भलाई के लिए, इंडियंस के लिए, वो भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब बहुत हो गई लीपा पोती। क्यों भाई, हमारे देश के अंदर तुम हमारी प्रॉब्लम को जानने वाले, सुलझाने वाले कौन हो? हमें तो कंप्लीट आज़ादी चाहिए। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई बच्चों 1929 में। During this time, National Assembly member Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders। सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो शेर। तो ये लोग सभी एक्टिव लीडर्स थे बच्चों उस समय पे। दे वर द प्रोपगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उन्होंने लोगों के अंदर ये जोश फैलाया था, भरा था कि भाई अब हमें संपूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट आज़ादी चाहिए। यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेटस। अब ये जो हमारे देश के जो यूथ थे ना, उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि भाई बैठे रहो, धरना दो, प्रोटेस्ट करो और किसी को मारो नहीं, कुछ भी नहीं करो, नॉन वायलेंस, ये सब हमारा यूथ नहीं समझता था और मैं मानती हूँ कोई भी नहीं समझेगा। तो फिर इन लोगों ने बताया कि जब आज़ादी प्यार से नहीं मिल रही तो फिर छीननी पड़ेगी। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी इन लाहौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू के मीटिंग के अंदर, असेंबली के अंदर, फिर वहाँ पे एक रेजोल्यूशन, एक कानून उन लोगों ने, एक कहते हैं ना शपथ ले ली कि भाई अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। After that, on 26th January 1930, the members took the oath of complete independence। members ने oath यानी शपथ ले ली कि भाई हाँ अब हम complete independence के लिए लड़ेंगे 1930 में, जनवरी में। Since then, January 26 has become memorable। इसीलिए बच्चों नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, फिर भी हमने 26 जनवरी 1950 से हमारे देश के संविधान को यानी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये 26 जनवरी एक बहुत ही मेमोरेबल डेट थी और इसको भुलाना नहीं था किसी को। इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया हैज मेड द रिपब्लिक डे मेमोरेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930। मार्च से अप्रैल 6 तक, 12 मार्च, ये डेट याद रखिएगा, इतिहास में बहुत ही महान डेट है ये।
जब गांधी जी अपने साथियों के साथ में नमक का कानून तोड़ने गए थे। सोचो ब्रिटिशर्स कितनी नीच सोच के थे कि उन्होंने नमक जैसी चीज के ऊपर भी कानून लगा दिया, जो नमक नेचर हमें फ्री में देती है, समुद्र के पानी से, सी वाटर से हमें मिलता है। तो देखो, एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, मतलब जो नॉर्मल लोग अगर गवर्नमेंट के किसी बात को नहीं मानते हैं, movement, Gandhiji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law. On the 11th March evening, in the assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was sent. 11 मार्च की शाम को ये मैसेज भेज दिया गया था कि भाई कल से हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। इवन इफ पीपल गॉट अरेस्टेड विद द फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड, चाहे हमें पकड़ लो, मारो पीटो, कुछ भी करो, हम नहीं रुकेंगे। 12 मार्च 1930 को अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी कमेंस्ड दांडी यात्रा। दांडी के तट तक पहुंचने के लिए इसको दांडी यात्रा का नाम दिया गया। विद हिज सपोर्टर्स फ्रॉम हरिजन आश्रम, नाउ गांधी आश्रम, सिंगिंग द हाइम वैष्णव जन तो तेने कहिए रे जे, पीड़ पराई जाने रे। तो भगवान का, विष्णु भगवान का या भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके जो इंसान होते हैं, तो उनको हम मानते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझे। इस तरीके से गांधी जी ने अपने साथियों के साथ में शुरुआत की गाते हुए। गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा 29 मार्च 1930, आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग बट आई विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम विदाउट अटेनिंग पूर्ण स्वराज। मैं कुत्ते कौवे की मौत मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये बिना कानून तोड़े, ये पूर्ण स्वराज का ऐलान किए बिना मैं वापस आश्रम नहीं जाऊंगा। ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल, द वन हु रन्स बाय सीइंग द स्ट्रगल इज नॉट ब्रेव। तो कभी भी कोई महान व्यक्ति स्ट्रगल को देखकर पीछे नहीं भागता है। जो व्यक्ति ब्रेव नहीं होता है, बस वही पीछे भागता है। ये बातें उन्होंने कही। गांधी जी along with his supporters started Dandi march. This march was 370 kilometers, which included Aslali, Bareja, Nadiad, Anand, Boriavi, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari, as well as small and large regions. ये काफी important cities जगह हैं बच्चों। During Dandi march, in these regions, people were explained the reason for civil disobedience movement and breaking the salt law. उस समय पे ना टीवी होते थे, ना पेपर होते थे, ना न्यूज़ पहुंचाने का कोई जरिया। लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो लोगों को ये सब समझ ही नहीं आता था कि उनके देश में चल क्या रहा है, कौन से मूवमेंट चल रहे हैं, लीडर्स क्या कर रहे हैं। तो जिस गांव में ये लोग रुकते थे, वहां असेंबलीज करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, समझाते थे। As Dandi March passed through these small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses and torrents, and showed conscience for this satyagraha. लोगों को पता चलता था ना कि यहाँ से निकलने वाली यात्रा, तो लोग अपने गाँव को पूरा सजा धजा के रखते थे। उनको लगता था कि अरे वाह, हम भी क्लीनलीनेस में, हम भी इस हिस्से का कुछ, इस यात्रा का कुछ पार्ट बने। Dandi Yatra had a wonderful effect in creating astonishing faith, unity and consciousness among people. All the nation was having a wave of satyagraha. पूरे देश में लोगों की नजर हो गई थी कि भाई क्या क्या अगला कदम होगा, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, कैसे ये सत्याग्रह जीता जाएगा। सब एकजुट हो गए थे, सबकी भावनाएं एक हो गई थी। Gandhi ji along with his colleagues and supporters reached Dandi after 24 days of march, 5th April 1930. On early morning on 6th April 6, गांधी जी broke the salt law. तो गांधी जी 24 दिन के बाद 5 अप्रैल को वहां पहुंचे। 6 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग उन्होंने नमक का कानून यानी सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। Law by picking a handful of salt from sea coast. In a loud voice, गांधी जी stated, I have broken the salt law. उन्होंने अपने हाथ में मुट्ठी भर के नमक ला और कह दिया कि मैंने ये नमक का कानून तोड़ दिया। And while addressing the people gathered there, he uttered, I by this event am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. उन्होंने कहा नमक सबसे बेसिक चीज होती है ह्यूमन लाइफ की, और इसी फाउंडेशन को मैं अब हिला रहा हूं जिसपे अंग्रेजों की सरकार टिकी हुई है। श्री महादेव भाई देसाई हैज कंपेयर्ड दिस इवेंट एज महाविनाश कारमन। तो इस तरीके से उन्होंने इस इवेंट को इन महान कवि ने ये इवेंट को इससे कंपेयर किया। द ग्रेट रिनाउंसिएशन। जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड विजिटेड एंड पब्लिश्ड रिपोर्ट अबाउट व्हाट दे विटनेस्ड। बहुत सारे लोग देश विदेशों से आए ये महान नज़ारा देखने के लिए, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की in their own newspaper and booklets in this way. The Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed, achieved its physical completion
और ये पहली बार ऐसी कोई यात्रा थी, ऐसी कोई कहते हैं ना कोई मूवमेंट थी जो हमने बिल्कुल पूरी तरह से करी थी, हम इसमें जीते थे। Civil disobedience movement generated new national consciousness among people of India. The British police beat them mercilessly. Lathi charge, arrest, shooting and oppression on women and children continued, but agitation did not decrease. इतना इस रास्ते में जब ये डांडी मार्च चल रही थी, इतना मारा गया, पीटा गया, गोलियां चलाई गई, स्त्रियों पे, बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो लोग रुके नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, कुछ भी हुआ लेकिन चलते रहे, मूवमेंट को उन्होंने कंप्लीट किया। During Dandi March, numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity and oath to do social service, etc. were held. जहाँ जहाँ जाते अच्छी सुगंध फैलाते हुए जाते, लोगों को बताते कि जो छुआछूत, ऊंचा नीचा, ये सब कुछ बंद करो, जातिवाद बंद करो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के बारे में बात करो, लिकर यानी दारू, प्रोहिबिशन का मतलब बंदी, दारू बंद करो, दारू के कारण सब बर्बाद हो रहा है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करो, मना कर दो उनका यूज करने से। डांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली नेशन वाइड कॉन्शियसनेस बट इट ब्रॉट फेम इन एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल एंड मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। तो बच्चों सिर्फ नमक का कानून तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का ध्यान हमारे देश की तरफ आ गया था। हर इंसान समझ रहा था कि अब कितना ज़रूरी है ब्रिटिशर्स को हमारे देश से निकालना, और सब जाग चुके थे कि अब हम ये चीज़ें कर सकते हैं नॉन वायलेंस से, और अपने काम को अगर हमें करना है ना तो हम कर सकते हैं। Processions, programs and assemblies were conducted for boycotting foreign goods, prohibition of foreign liquor and picketing on liquor making, not giving revenue tax, सत्याग्रह for removal of untouchability. हर जगह जगह लोगों ने फॉरेन कपड़ों को जलाया, फेंक दिया, नहीं यूज़ करना है, दारूबंदी, जो दारू बना रहे थे उनको बंद करवाना, सत्याग्रह करना, अनटचेबिलिटी को हटाओ, ये हर जगह जगह पर ये रैलियां निकलने लगी। टू वीकन दिस एजिटेशंस एंड स्ट्रगल्स द गवर्नमेंट स्टार्टेड लाठी चार्ज, इम्प्रिजनमेंट एंड अदर एट्रोसिटीज। तो मतलब इन सारी चीज़ों को दबाने के लिए गवर्नमेंट इतना नीच हद तक गिर गई, मारना, पीटना, जेल में डालना, बर्बरता जो कहते हैं ना, कुछ भी, सीधा गोली मार देना, जला देना, ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। People reacted by destroying of railway station, post office, police station and other government buildings. अब लोग कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, अब ये इतना बुरा इंडियंस के साथ कर रहे थे, इंडियंस ने भी फिर रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, पोस्ट ऑफिस होते थे या कुछ भी, वहां पे नुकसान पहुंचाया। Incidents like suppression of agitation under the leadership of Abul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi at Wadala, Bombay. Struggle against foreign liquor under the leadership of Kasturba Gandhi in Bombay. Gharasana in Surat and Viramgam during the salt law agitation. Renunciation of government services as well as removal of children from government schools were the major highlights of this movement. हमारे देश के लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में से अपने बच्चों को निकाल लिया, घर्षण होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे ब्रिटिशर्स के साथ में। कस्तूरबा की लीडरशिप में जो बॉम्बे में ब्रिटिशर्स का जो दारू फैक्ट्रीज वगैरह चलते थे वो सबको बंद करवाना, रुकवाना, तो ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पे देश में हो रही थी। गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोराटोरियम ऑफ सत्याग्रह। तो स्टूडेंट, गांधी और इरविन का ये जो लॉर्ड इरविन का पैक्ट था, दोनों के बीच का जो समझौता था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो देखो गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिशर्स बाय द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स। First round table conference was held, but with the absence of Congress leaders, it was futile. तो बच्चों, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर वहां नहीं गए थे, और इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे लिए कोई काम की नहीं थी। The reconcile with Congress, a pact between Gandhi ji and Irwin was made, which was known as Gandhi-Irwin Pact. मार्च 1931 में ये पैक्ट साइन हुआ था, in which permission of free collection of manufacture of salt by persons near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main points. तो स्टूडेंट्स, गांधी जी लोगों ने और गांधी जी के सदस्यों ने और इरविन के बीच में समझौता हुआ कि जो भी वहाँ के आसपास कोस्टल रीजन पे लोग रहते हैं वो अपने आप सॉल्ट के लॉ को तोड़ सकते हैं, अपने आप सॉल्ट उन्हीं का है, गवर्नमेंट उनसे नहीं लेगी।
ये सारी ट्रीटी पे साइन हुआ, तब उन्होंने जाके हाँ बोली कि हम सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचे। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स हैड डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स from various religion committees, to which Gandhi ji was deeply disappointed and therefore the conference was dissolved. अब दूसरी बार उन्होंने फिर से कहते हैं ना लॉलीपॉप खिला के गांधी जी को बुलाया, और उसके बाद में बस एकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे वो कांग्रेस के, और उनमें भी उनके किसी भी पॉइंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, दूसरे लोगों को बुला के उनकी खूब चापलूसी हो रही थी। तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ, डिसअपॉइंटेड हो गए वो, उनको लगा कि भाई यहाँ तो उनके कोई सुन ही नहीं रहा, और उन्होंने फिर ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। Keeping in mind the World War situation, the Congress Working Committee decided to end the individual सत्याग्रह 1942 में। अब जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थे, जर्मनी और वहाँ पे चल रहा था, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा। तो भाई जो कांग्रेस थे इनको न जाने क्या हुआ, इन्होंने बोला हम भी चलो ये सत्याग्रह वगैरह छोड़ देते। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू डिसाइड पीपल ऑफ इंडिया बाय क्रिप्स मिशन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियंस को दबाने के लिए क्रिप्स मिशन नाम का नया मिशन भेज दिया। सो इंडियंस वर एंग्री एंड डिजेक्टेड। अब वो इतना गुस्सा आ गया इंडियंस को कि क्या है ये, हर बार कुछ ना कुछ दबाने के लिए नया भेज देते। Therefore, people of India no longer had faith in the British rulers. They assumed that the British do not wish to quit India. Gandhi ji advised the people to come out of despair and be prepared to give a new and last fight. लोगों को समझ में आ गया कि कुछ भी कह लो ये नहीं छोड़ने वाले इंडिया को, ये इनकी नीयत ही नहीं है भारत छोड़ के जाने की। अब तो इनके खिलाफ फाइट करनी ही पड़ेगी। गांधी जी ने भी कह दिया कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ आखिरी फाइट के लिए। On August 9, 1942, resolution of Quit India movement was passed in the Working Committee of Congress held at Mumbai. On the second day of resolution, Gandhiji, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and other eminent Congress leaders were arrested. 9 अगस्त को रात को 1942 को ये कह दिया कमेटी में कि भाई अब भारत छोड़ो मूवमेंट हम शुरू करने वाले हैं। बड़े बड़े नेता गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। न्यूज़पेपर्स वर बैंड, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। अंग्रेजों को लगा कि अब कुछ भयानक हो जाएगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे, उन्होंने सारे बड़े बड़े लीडर्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। Arrest of Gandhiji and other leaders resulted in nationwide strike, and to this Gandhiji said, "This is the last fight in my life and therefore people of India should make all attempt to achieve independence." गांधी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया जेल में जाने से पहले कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी फाइट है दोस्तों, और इस फाइट के लिए अपनी जान देने के लिए तक तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बस हमें चाहिए। डू और डाई का स्लोगन उन्होंने, करो या मरो, अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब हमें आज़ादी चाहिए। स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, अब कितनी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई, लोगों ने अपना काम धंधा बंद रखा। The rural and urban regions of the country, including workers, farmers, youth, students, teachers, businessmen and women were in the forefront of this movement. अब हमारे देश का हर एक कॉमन व्यक्ति इस युद्ध में उतर चुका था, हर कोई साथ दे रहा था। Workers went on strike in factories, iron factories in Jamshedpur and cotton mills at Madras too were on strike. हमारे देश की जो बड़ी फैक्ट्रीज थी सब बंद। 1 lakh mill workers of 75 cotton mill industries Ahmedabad went on peaceful strike for 105 days. लोग जो बेचारे मजदूरी करके पेट पालते उन्होंने भी काम बंद कर दिया, क्योंकि उनको पैसे से ज़्यादा अपने देश की आज़ादी प्यारी थी। सोचो क्या लोग होते थे उस समय के, देश प्रेमी। और आज हम लोग बिल्कुल सेल्फिश हैं, हमें बदलने की ज़रूरत है। Harmful activities during Quit India movement. Anger against British government was being expressed from every nook and corner of the country. Suppression against peaceful people by Britishers led to a violent situation as people not only snagged the post offices, telegram departments, police station, railway station, government buildings, school and college buildings, railway lanes, pools, bridges and roads, but looted the assets and set on fire the government properties. In this, railway incurred the heaviest losses in many of the areas people used bombs. Students, इन सारी चीज़ों का कहते ना, अगर हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो साथ में लड़ाई में बहुत ज़्यादा उस समय पे एंगर के कारण बहुत लूट मची हुई थी। हम लोग भी बहुत गुस्सा थे, ब्रिटिशर्स के ऑफिस को तोड़ने के चक्कर में रेलवे लाइन को उखाड़ देना, बिल्डिंग्स को जला देना, तो काफ़ी सारा बॉम्ब यूज़ करना, ये सब चीज़ें भी उस समय हुई थी।
फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल, गवर्नमेंट किस तरीके से फेल हो गई इस स्ट्रगल को क्रश करने में. The government tried to suppress the movement with hard hand. The struggle started from a small and to a large extent by ransacking government system. तो बच्चों गवर्नमेंट ने इतना हार्ड हैंड ले लिया कि भाई मारो पीटो कुछ भी करो बस इंडियंस की आवाज को दबाओ. मोर देन 70,000 पीपल वर इम्प्रिजन्ड, 538 गन शॉट्स वर fired, 1028 people lost their lives. बच्चों ये जो आंकड़े हैं ना ये झूठे हैं. आप सोचेंगे ऐसा क्यों, अगर झूठे हैं तो क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में असली आंकड़े नहीं बताए जाते थे. लाखों को मार दिया जाता था और 500-600 बताए जाते थे. 3,200 people were injured. Students were injured in gunshots, especially in Ahmedabad and Patna. A unique political consciousness was created among the people. This movement gave clear warning to British government and a message to the world at large that India cannot be enslaved anymore. The struggle really signaled by in people of India signaled. तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, इतने लोगों इंजर्ड हुए, इतने मरे, इतनी गोलियां चली, इससे ये तो साबित हो गया था कि अब भारतीय नहीं रुकेंगे और वो जिस मिशन पे निकल गए हैं उसको हासिल करके ही रहेंगे. बच्चों को भी गोली मार देते थे. इतनी ज़्यादा इंडिया ने सिग्नल दे दिया था स्ट्रगल से कि भाई अब तो हम भारत को छुड़वा के ही रहेंगे ब्रिटिशर्स से. The people of India now wanted full independence. The amendment for dominion status was almost invisible by this struggle. After struggle of 5 years, India achieved independence. और 5 साल के बाद भारत ने आज़ादी को अचीव कर लिया था. तो सोचो कितना लंबा समय लगा इस आज़ादी को पाने के लिए. स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हम यहीं तक करेंगे. पार्ट 2 में हम आज़ाद हिंद